आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए कई टॉपिक्स लेके आए हैं। आज 3-4 टॉपिक्स हैं और जो भी हम बता रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले यह है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक यही है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है। ठीक है, किसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो याद रखिएगा यदि हम कहें कि V क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और S क्या है, S जो है वह इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए ऑर्थोगोनल सेट है। या दूसरे शब्दों में हम ये चीज कह सकते हैं कि S जो है वह V का एक सबसेट है। ठीक, यदि इस S का कोई एलिमेंट हम ले अल्फा और वह S के ही किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनैलिटी के कंडीशन को होल्ड करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो अल्फा क्या कहलाएगा, वो ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए लिखा गया है कि ए वेक्टर अल्फा इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ए सेट S। यहां याद रखिएगा कि S जो सेट है ये क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस V का सबसेट है। ठीक है, इफ इट इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर इन S के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ हम लेंगे तो क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी के कंडीशन को होल्ड करेगा। जैसे अगर हम कहें कि बीटा एक दूसरा एलिमेंट है S का, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यही तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है। तो यही आपके लिए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात है कि ए वेक्टर अल्फा इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ए सेट S इफ इट इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर इन S। ठीक है, अब यहां याद रखिए, यहां एक और चीज है कि दो सब स्पेसेस की बात है। ठीक है, टू सब स्पेसेस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ठीक, टू सब स्पेसेस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ एवरी वेक्टर इन ईच इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन द अदर। दो सब स्पेसेस हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। कब, अगर एक एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट उसका, दोनों है, मान लीजिए एक S1 है एक S2 है, तो एक S1 का एक S2 का अगर लें तो वे क्या हो, ऑर्थोगोनैलिटी के कंडीशन को होल्ड करें। ठीक है, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है। याद रखिएगा कि यहां हमने दो डेफिनेशंस दिए हैं एक ही हेडिंग के अंतर्गत। एक एलिमेंट है, ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात हो रही है, और दूसरा क्या है आपके लिए, ऑर्थोगोनल सब स्पेसेस की बात हो रही है। ठीक है, यहां टू सब स्पेसेस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ एवरी वेक्टर इन ईच, दोनों में से अगर एक एक एलिमेंट लें, और ये भी है चाहे जिस एलिमेंट को लें, ठीक, वो क्या हो, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को होल्ड करते हैं। फिर आगे क्या है, ऑर्थोगोनल सेट। ठीक है, अब ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं इनसे मिलके जो सेट बनता है वो क्या कहलाता है, वो आपके लिए ऑर्थोगोनल सेट कहलाता है। लेट S be a set of vectors in an inner product space V. The set S is said to be
an orthogonal set if any two distinct vectors in S are orthogonal। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि S के अगर हम दो एलिमेंट्स को लें तो क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ठीक, अगर S के किसी दो एलिमेंट्स को लें और क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, तो उस स्थिति में S क्या कहलाएगा, कहलाएगा ऑर्थोगोनल सेट। अब आ जाइए ऑर्थोनॉर्मल पे। ऑर्थोनॉर्मल सेट ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन ए में। ठीक, पूछा तो कोई जा सकता है, लेकिन ये कई बार पूछा गया है 2 नंबर में। क्या है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या है, ये याद रखिएगा कि ऑर्थो नॉर्मल और ऑर्थोगोनल में केवल एक ही डिफरेंस है कि यहां पे प्रत्येक एलिमेंट का जो नॉर्म होता है वह 1 के बराबर होता है, जबकि ऑर्थोगोनल में ऐसा नहीं है। इसीलिए जो जीरो वेक्टर होता है वो ऑर्थोनॉर्मल में नहीं होगा, लेकिन ऑर्थोगोनल में होगा, और कोई अंतर नहीं है। याद रखिएगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट और ऑर्थोगोनल सेट में केवल यही एक अंतर है कि ऑर्थोगोनल सेट के वे सभी एलिमेंट ऑर्थोनॉर्मल सेट में आएंगे जिसका नॉर्म कितना है, 1 है। यहां देखिए, इसीलिए यहां लिखे हैं कि ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट। और यहां देखिए ये भी क्लियर किए हैं कि ऑर्थोनॉर्मल सेट कैन नॉट कॉन्टेन जीरो वेक्टर बिकॉज नॉर्म ऑफ जीरो इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान दीजिए, फिर से इसको हम बता रहे हैं। लेट यस बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। ठीक, देन यस इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ 2 कंडीशन होल्ड किए जाए। पहला कि यस के प्रत्येक एलिमेंट का नॉर्म कितना हो, 1, यानी अल्फा बिलोंग्स टू यस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा अल्फा इक्वल टू 1। और दूसरी चीज क्या है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यस, जहां अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। ये क्या इंप्लाई करेगा कि अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और अल्फा बीटा इक्वल टू यह वाला कंडीशन किसका है, बोलो, ये वाला कंडीशन जो है वह है आपके लिए ऑर्थोगोनल का। इसी ऑर्थोगोनल कंडीशन के साथ यह ऐड हो गया, तो यह क्या हो गया, ऑर्थोनॉर्मल। ठीक, इसीलिए यहां कहा गया है कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए सेट यस कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, यानी यस के पास जितने एलिमेंट्स हैं अगर उनका नॉर्म क्या है, 1 के बराबर है, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट कहलाएंगे। मैंने आपसे कह दिया कि भाई इसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 का नॉर्म कितना होता है, 0 होता है। अब आ जाइए यहां पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी टाइप का एक और थ्योरम है। यह ऑर्थोगोनल पे बेस्ड है, और जो नेक्स्ट है वो आपके लिए ऑर्थोनॉर्मल पे बेस्ड है। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा, एक ऑर्थोगोनल पे है और एक आपके लिए ऑर्थोनॉर्मल पे है। ठीक है, यहां याद रखिएगा क्या है, एनी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक, एनी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ क्या होगा, लेट यस, बहुत सिंपल प्रूफ है, केवल थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए अपने को। ठीक, लेट यस बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। यस के अंतर्गत जितने वेक्टर्स हैं सब नॉन जीरो, जीरो नहीं है उसमें। ठीक,
इन एन प्रोडक्ट स्पेस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस बी। ठीक, हम क्या मान रहे हैं? लेट S1 इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m बी ए फाइनाइट सबसेट ऑफ S कॉन्टेनिंग m वेक्टर्स। S1 क्या है? S का एक सबसेट है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट है, जिसको हम कितना कंसीडर कर रहे हैं? m। ठीक, अब याद रखिएगा यहां पे एक और चीज हम कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या कि सी जे अल्फा जे समेसन जे इक्वल टू 1 to m। ठीक, अब याद रखिए ये जे की संख्या इसने बता दिया कि 1 to m है। इसकी मीनिंग है कि S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से V क्या या S का प्रत्येक एलिमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक, और कह रहा है कि यह लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है? 0 के। ये किसके इक्वल है? 0 के। ऐसा हम यहां पे मान के चल रहे हैं। अब याद रखिए यह एलिमेंट किसका हो गया? यस का। ठीक है, यहां पे देखिए वी है फॉर ईच के की खासियत क्या है? के 1 से बड़ा है या इक्वल है और m से छोटा है या इक्वल है। तो ये देखिए J1 to m सी जे अल्फा जे और अल्फा के ये किसके बराबर होगा? ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए कोष्टक में अल्फा बीटा। वही चीज है, यह बाहर आ गया सी जे, यह हो गया अल्फा जे अल्फा के। अब देखिए ये समेशन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा सी के अल्फा के अल्फा के। आप पूछ सकते हैं काहे खत्म हो गया सर जी? ये जो अल्फा जब J इक्वल टू के होगा, अगर J इज नॉट इक्वल टू के तो सब के सब क्या होंगे? 0। ये ऑर्थोगोनल सेट की प्रॉपर्टी है कि अल्फा बीटा इक्वल टू 0 यदि वे डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। ये खासियत है, यही इसकी क्या है? डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन ऑर्थोगोनल की यही है, ऑर्थोगोनल सेट की। किसके 2 एलिमेंट्स लेंगे तो जब उसका हम उसको लिखते हैं अल्फा बीटा के फॉर्म में, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां क्या है? अगर चाहें आप तो लिख सकते हैं यहां ऐसे, चूंकि सिंस अल्फा के नॉट इक्वल टू अल्फा जे, या अल्फा जे पहले कर दीजिए, अल्फा जे नॉट इक्वल टू अल्फा की, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो केवल एक कंडीशन, जब ये दोनों एलिमेंट सेम हो जा रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। तो जब हम समेशन करेंगे इसका, सबके सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, केवल यही एक बचेगा। और अल्फा के को क्या कहते हैं? नॉर्म ऑफ अल्फा के का स्क्वायर। ये तो बहुत बार बताया गया है। ठीक है, कि नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अल्फा, यही ना। अब यहां आ जाइए, लेकिन अब देखो यह किसके बराबर हो गया? सी के नॉर्म ऑफ अल्फा के का स्क्वायर। लेकिन इक्वेशन 1 क्या कहता है कि यह किसके इक्वल है? 0 के। अगर यह 0 हो गया तो 0 अल्फा के किसके बराबर होगा? 0 के, यही ना। और यदि ये पूरा क्या हो गया? 0, इसकी मीनिंग क्या हुई कि सी के नॉर्म ऑफ अल्फा के स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। अच्छा एक चीज देखो, अल्फा के तो 0 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां लिखा गया है नॉन जीरो वेक्टर्स, यही ना। तो यह क्या है?
ए अल्फा के 0 नहीं है, तो कौन 0 हुआ? सी के इक्वल टू 0। यानी ये जितने स्केलर्स हैं C1 C2 C3 Cm सब के सब क्या है? 0 है। और यदि सारे स्केलर्स 0 हो गए, इसका मतलब क्या है कि S1 के जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसी ढंग से S के चाहे जो हम सबसेट लेंगे सब के सब क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि S भी क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए इसीलिए लिख दिए हैं, हेंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, और यही हमको प्रूफ करना था। देखिए यहां क्या प्रूफ करना था कि एनी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यस क्या है? यस आपके लिए ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स है, यही ना? इसका मतलब हो गया कि आप के लिए यस क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अगर आप चाहें तो इसके बाद एक लाइन लिख सकते हैं कि दैट इज, इतना लिखने के बाद आप चाहें तो लिख सकते हैं कि दैट इज एनी नॉर्मल एनी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो थ्योरम यहीं तक सफिशिएंट है। तो आज आपके लिए कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे हमने एक्सप्लेन किए हैं। ये किसी टाइप का ऐसे ही मिलता जुलता थ्योरम है ऑर्थोनॉर्मल के लिए। अगले लेक्चर पे उसको बताएंगे। साथ ही साथ आपके लिए बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है शायद सिलेबस में, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उस पे प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, वह भी बताएंगे। लेकिन आपसे हमारी फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, जिससे ये कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।